आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है टिश्यू यानी ऊतक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टिश्यू का डेफिनेशन। तो देखिए, मानव शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो कोशिकाएं आकार और काम में एक जैसी होती हैं, यानी जो सेल शेप में और काम भी एक जैसा करेंगी, वो मिलकर एक समूह बनाती हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जो एक काम करती हैं और एक जैसी होती हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और वही इकट्ठा हुए सेल को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो ये टिश्यू का डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से हो गया। ऐसे ही हम लोग आसान तरीक़ा से आगे भी पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे समझिए, टाइप्स ऑफ टिश्यू यानी ऊतक के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 4 देख सकते हैं। तो पहला है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मसल टिश्यू और 4 है नर्वस टिश्यू। तो ये चारों को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा इपिथेलियल टिश्यू। देखिए, इसका डेफिनेशन समझिए। जो टिश्यू शरीर की बाहरी व आंतरिक सतह को ढकता है, उसे इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसे कहते हैं इपिथेलियल टिश्यू। जो बाहरी और आंतरिक सतह को ढके उसे इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू का यहाँ पे 3 पार्ट है। इसका मेन फंक्शन देखिए, पहला क्या है कि प्रोटेक्शन यानी शरीर की सुरक्षा करता है। दूसरा है सेक्रेशन यानी विभिन्न पदार्थ जैसे यहाँ पे म्यूकस होता है उसको बनाता है। थर्ड है एब्जॉर्प्शन यानी पोषक पदार्थ को सोखता है। अब आगे देखिए, इपिथेलियल टिश्यू की विशेषताएं यहाँ पे समझिए। इसकी सेल्स जो है आपस में सटी हुई और चिपकी रहती है, और इसमें सेल्स की जो लेयर होती है वो लेयर होती हैं, और सेल आधार कला यानी बेस मेम्ब्रेन पर यहाँ पे स्थित रहता है। सेल के बीच का पदार्थ यानी जिसको मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, वो इसमें बहुत कम होता है। अब यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। यहाँ इपिथेलियल टिश्यू के यहाँ पे प्रकार आप देखिए, यहाँ पे 2 होते हैं इपिथेलियल टिश्यू के। पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो आगे देखिए, आगे हम लोग से पढ़ेंगे। पहला है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को। तो देखिए, इसमें जो सेल्स होती हैं वो केवल एक परत की होती है, यानी एक लेयर की होती है। यह मुख्यतः एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन का काम करती है। और यहाँ पे इसके 4 प्रकार हो जाते हैं। किसके? तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के। तो यहाँ पे सही समझिए, पहला है सिंपल स्क्वेमस, दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल, थर्ड है सिंपल कोल्यूमनर और फोर्थ है सिलिएटेड एपिथेलियम। और ये चारों को हम लोग आसान भाषा में शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल एक्वेस्मस एपिथेलियम टिश्यू को। तो देखिए, इसका पहचान क्या है। कोशिकाएं जो है चपटी और चौड़ी होती हैं। ये किसकी है? तो सिंपल एक्वेस्मस एपिथेलियम टिश्यू की। इसका पहचान करेंगे, फर्श के पत्थरों की तरह आपस में जुड़ी होती है। ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित रहती है और बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इसका पहचान हो गया, किसका भाई? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का। अब ये कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, कवरिंग ऑफ हार्ट यानी हार्ट को जो चीज़ ढकती है यानी मेम्ब्रेन, उसमें यह पाया जाता है। और फेफड़ों की एल्वियोलाई में, ब्लड और लिम्फ वेसल में। तो ये सब जगह हो गया, ये यहाँ पे इसको पाया जाता है। अब देखिए, ब्लड एंड लिम्फ वेसल में इसे एंडोथेलियम भी कहते हैं। ये यहाँ पे इसको महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। और यही है सिंपल एक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो ये डायग्राम बना हुआ है, आप लोग इसको सही से समझिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। अब देखिए, सेकेंड है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि इस ऊतक की कोशिका क्यूब के आकार की होती है और इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग समान होती है। सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आपस में सटी रहती है। और देखिए, यहाँ पे नोट किया गया है कि ये जो सेल है किडनी की नलिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका अब हम लोग यहाँ पे कार्य समझेंगे कि इसका क्या क्या काम है। तो देखिए, ये एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन का काम करता है। और यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे हमारा थर्ड हो जाएगा सिंपल कोल्यूमनर इपिथेलियम टिश्यू। इस टिश्यू की सेल जो होती है लंबी होती है और चौड़ाई कम होती है, इसी कारण से ये कोल्यूम जैसी दिखाई देती है, यानी स्तंभ के आकार, लंबा लंबा, इसलिए इसे कोल्यूमनर इपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये कोशिकाएं आपस में सटी रहती हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रहती हैं। अब यहाँ पे नोट वाली बात देखिए कि यह जो टिश्यू है एलिमेंट्री कनाल की भीतरी दीवार में पाया जाता है और इसका कार्य भी एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन है। तो कौन टिश्यू कहाँ पाया जाता है ये आप लोग याद कर लीजिएगा और इसका छोटा सा ये डेफिनेशन जो है यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए गोबलेट सेल। गोबलेट सेल क्या होता है? गोबलेट सेल जो है वो स्तंभी उपकला की बदली हुई मॉडिफाइड कोशिका होती है, यानी सिंपल कोल्यूमनर जो इपिथेलियम टिश्यू होता है उससे थोड़ा मॉडिफाई हुआ सेल्स यहाँ पे होता है। ये म्यूकस बनाती है। अब यहाँ पे जानिए कि म्यूकस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भोजन हम लोग निगलते हैं उसमें ये मदद करता है और एलिमेंट्री कनाल की जो है वो वहाँ पे रक्षा करता है, क्योंकि जो खाना जो पास होता है वहाँ पे म्यूकस बनाएगा तो वहाँ पे वो रास्ता जो है वो चिकना हो जाएगा, जिससे खाना निगलने में आसानी होगी और वहाँ पे जो भी टिश्यू है, ऑर्गन है, वहाँ पे रगड़ने के वजह से वहाँ पे उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये म्यूकस ज़रूरी है। अब आगे देखिए फोर्थ नंबर वाला हमारा हो जाएगा सिलिएटेड सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। देखिए इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कोल्यूमनर या घनाकार हो सकती हैं। इन कोशिकाओं के ऊपर हेयर जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं, यानी जैसे हेयर ऐसे ऐसे होता है ना, तो उस प्रकार ये ऐसी होती है। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। देखिए सीलिया, जैसे सीलिया का यहाँ पे समझिए क्या होता है, छोटे छोटे बाल जैसे भाग जो लगातार हिलते रहते हैं और इनका काम जो है पदार्थ को आगे बढ़ाना होता है, इसलिए वहाँ पे ये बाल के आकार में ऐसे ऐसे होते हैं। नॉर्मल मतलब जैसे स्नेक होता है ना, उसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा, घबराइए मत। देखिए सिलिएटेड इपिथेलियम के प्रकार यहाँ पे आपका दो हो जाएगा। पहला है सिलिएटेड कोल्यूमनर इपिथेलियम और दूसरा है सिलिएटेड क्यूबोइडल इपिथेलियम। पहला है कोल्यूमनर और दूसरा है क्यूबोइडल। अब देखिए सिलिएटेड इपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो पहला है फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे सिलिया जो है ओवम को और यूट्रस की ओर आगे बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, क्या करता है, यहाँ पे डस्ट और म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम आप यहाँ पे समझिए, ये है सिलिएटेड कोल्यूमनर इपिथेलियम, ये पूरा डिब्बा, और ये जो यहाँ पे आपको हल्का हल्का दिखता होगा यही है, इसी को हम लोग सिलिया कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिलिया, और इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस तो सब में ही है। अब आगे देखिए स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू, इसका डेफिनेशन देखिए, इस ऊतक में कोशिकाओं की कई परतें होती हैं, यानी कई लेयर होती हैं, और इनकी कोशिकाएं जो है वो अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग शेप की होती है। सबसे नीचे वाली कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है, जबकि ऊपर वाली जो सेल होती है वो छोटी और चपटी यानी चपटी होती है। इसका कार्य है शरीर को सुरक्षा देना। अब यहाँ पे इसके टाइप्स है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू के यहाँ पे दो टाइप्स हैं। पहला है स्ट्रेटिफाइड एक्यूमस इपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे आप देखिए, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एक्यूमस इपिथेलियम टिश्यू को। तो ये जो ऊतक है, ये ऊतक की सबसे बाहरी कोशिका होती है जो कि चपटी होती है, और इसके भी दो प्रकार हैं। पहला यहाँ पे हो जाएगा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। तो फिर यहाँ पे पहला देखेंगे हम नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। यह मुख्यतः शरीर की गीली सतह पर पाया जाता है। जैसे देखिए हम आपको ऊपर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कहाँ पाया जाता है ये, तो आँखों की कॉर्निया में, कॉन्जक्टिवा ऑफ द आइज़, फिर यहाँ पे आपको योनि में यानी वाजाइना में, फिर यहाँ पे ग्रॉसिका यानी ओइसोफेगस में पाया जाता है,
फिर ग्रॉसनी में, फेरिंग्स में, और इसमें केराटिन नहीं पाया जाता है। तो भाई केराटिन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग केराटिन को भी समझेंगे। देखिए केराटिन क्या होता है कि केराटिन एक हार्ड प्रोटीन होता है जो स्किन, हेयर और नाखून में पाया जाता है, नेल में, या शरीर को सुरक्षा देता है। तो केराटिन क्या होता है समझ गए, एक हार्ड प्रोटीन होता है, ठीक है। अब देखिए केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यह शरीर की सूखी सतह पर पाया जाता है। वो था नॉन केराटिनाइज्ड, वो वेट सरफेस पे पाया जा रहा था, और केराटिनाइज्ड जो है वो ड्राई सरफेस पे पाया जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जैसे स्किन हो गया, हेयर हो गया और नेल में हो गया, इसमें केराटिन पाया जाता है और ये वाटरप्रूफ होती है। इसका कार्य है शरीर का पानी सूखने से बचाना, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम को समझेंगे यहाँ पे हम। इस टिश्यू में कई लेयर होती हैं। इसकी कोशिकाएं जो है वो पीयर शेप की होती है, यानी नाशपाती की आकार की होती हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर और मूत्रवाहिनी में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसकी विशेषता जो है वो ये है कि यह फैल और सिकुड़ सकती है, ठीक है। जैसे कब ये फैल और सिकुड़ सकती है, जैसे देखिए जब मूत्राशय यानी ब्लैडर में मूत्र भरता है तो ये फैल जाती है, ये उस समय फैलती है, ठीक है। इसका आसान डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा गया है, आपको याद करना हो तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। देखिए जो एपिथेलियम फैलने और सिकुड़ने की क्षमता रखती है उसे ही ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो आप इसे ही याद करके चलेंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो थोड़ा इसको लंबा लिखिएगा तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कनेक्टिव टिश्यू पे हम लोग आते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि कनेक्टिव टिश्यू शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू ही जो है वो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है, तो आप इसको याद करके चलिएगा। और यह शरीर के विभिन्न ऑर्गन और स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। नाम ही से पता चलता है कनेक्टिव, यानी कनेक्ट करता है। इसका मेन फंक्शन देखिए, मेन इसका कार्य क्या है, शरीर के ऑर्गन को जोड़ना, सहारा देना और शरीर को एक शेप देना, और जो खाली स्थान है उसको भरना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कनेक्टिव टिश्यू में सेल जो है एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं। इन कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाला पदार्थ को मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 8 यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं। पहला है एरियोलर टिश्यू, दूसरा है एडिपोज टिश्यू और फैटी टिश्यू भी इसको बोलते हैं। थर्ड है इलास्टिक टिश्यू, फोर्थ है फिब्रस टिश्यू, 5 है लिम्फोइड टिश्यू, 6 है यहाँ ब्लड। ये ब्लड भी यहाँ पे इसी में कनेक्टिव टिश्यू में ही आएगा। 7 हो जाएगा बोन, 8 हो जाएगा कार्टिलेज। तो ये आप लोग बस इसको याद कर लीजिएगा, हालांकि मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए पहला हो जाएगा एरियोलर टिश्यू। इसका कार्य है, डेफिनेशन देखिए, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पाया जाता है और इन्हें आपस में जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। कौन करता है भाई, एरियोलर टिश्यू। ये कहाँ पाया जाता है, तो स्किन के नीचे, मांसपेशियों के बीच यानी मसल के बीच में, और ब्लड वेसल के आसपास पाया जाता है, और नर्व्स के भी आसपास ये पाया जाता है। इसका कार्य समझिए, शरीर के अंगों को जोड़ना, अंगों को सहारा देना और खाली स्थान। तो ये सब तो आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। अब सेकंड देखिए एडिपोज टिश्यू और फैटी टिश्यू। यह टिश्यू एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। यह फैट से बना होता है, और इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उसको एडिपोसाइट भी कहा जाता है। यह टिश्यू एरियोलर टिश्यू में फैट जमा होने से बनता है, ठीक है। इसका कार्य है शरीर को ऊर्जा का भंडार देना,
शरीर के अंगों की बाहरी चोट से रक्षा करना, शरीर के गर्मी से बचाना और अंगों को सहारा देना। इसके दो टाइप्स होते हैं एडिपोज टिश्यू के। पहला है वाइट एडिपोज टिश्यू, दूसरा है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब देखिए वाइट एडिपोज टिश्यू को हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो यह शरीर के लगभग 20% तक भार बनाता है। वाइट एडिपोज टिश्यू की बात हो रहा है। तो शरीर में ये ऊर्जा को स्टोर करता है, किडनी और आइज को सहारा देता है। किडनी और आइज को ऊर्जा के उपयोग और ऊर्जा के संग्रह के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसका आसान डेफिनेशन देख लीजिए, समझने के लिए है ये। यह शरीर में फैट जमा करके ऊर्जा स्टोर करता है। बस इतना ही शॉर्ट में। अब चलते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू पर। तो यह अधिकतर नवजात शिशु यानी न्यू बॉर्न बेबीज में पाया जाता है। यह कम ऊर्जा बनाता है लेकिन अधिक हीट उत्पन्न करता है, ठीक है, और शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। कौन? तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू। और ये एडल्ट्स में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब देखिए इसका भी डेफिनेशन है यहाँ पे। यह शरीर को गर्म रखने वाला फैट है। कौन है भाई? तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू। और फैट जमा करने वाला कौन है? तो वाइट एडिपोज टिश्यू। अब थर्ड देखिए इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक से ही समझ में आता है, फैलने वाला टिश्यू है ये। यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें खींचने और फिर वापस अपनी मूल स्थिति में आने का गुण पाया जाता है। इस टिश्यू में इलास्टिक फाइबर्स अधिक मात्रा में होते हैं जिसके कारण यह आसानी से फैल और सिकुड़ सकता है, ठीक है। इसका कार्य समझिए। यह अंगों को खींचने और वापस समान अवस्था में आने में मदद करता है। जहाँ शरीर के अंगों का आकार बदलता है यानी शेप बदलता है, वहाँ लचीलापन ये मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कौन देता है भाई? इलास्टिक टिश्यू। देखिए ये कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल के दीवारों में पाया जाता है, फिर एपिग्लोटिस में और ब्रोंकाई में। फोर्थ नंबर में हमारा है फिब्रस टिश्यू। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे इसलिए बार बार हम लिखे हैं कि आप लोगों को याद होगा कि ये कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट है जो बहुत सारे फाइबर से मिलकर बना होता है और इसमें मुख्यतः रूप से वाइट कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। इस टिश्यू में तंतु के बंडल यानी बंडल ऑफ फाइबर्स जो हैं वो आपस में बहुत सटे होते हैं जिसके कारण यह टिश्यू बहुत मजबूत और कठोर होता है जिसका नाम है फिब्रस टिश्यू। तो देखिए इसकी विशेषता देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो है इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती यानी ये फैल नहीं सकता है और फैलेगा नहीं तो सिकुड़ेगा भी नहीं। और देखिए इसमें फाइबर जो होते हैं वो बहुत घने और सटे हुए होते हैं और यहाँ पे ये मैट्रिक्स बहुत कम होता है। इसका कार्य समझिए, शरीर के अंगों को मजबूती देता है और अंगों को बाहरी चोट से बचाता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हड्डी की बाहरी परत में पाया जाता है जिसको पेरिओस्टियम कहते हैं, वहीं पे ये पाया जाता है। फिर ये किडनी की बाहरी सतह पे पाया जाता है और ब्रेन की बाहरी सतह पे पाया जाता है। और फिब्रस टिश्यू कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं लिम्फोइड टिश्यू। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, पहले ही बताए हैं, और ये इसमें मैट्रिक्स और सेमी सॉलिड अवस्था में ये होता है। इस टिश्यू में रेटिकुलन फाइबर पाए जाते हैं जो शरीर को सहारा देते हैं लेकिन अधिक लचीले नहीं होते हैं। अधिक लचीला कौन होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए इस टिश्यू में मुख्यतः रूप से वाइट ब्लड सेल पाई जाती है जैसे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। इसका कार्य है शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना और शरीर को इन्फेक्शन से बचाना। अब देखिए ये कहाँ पाया जाता है? तो ये लिम्फ नोड्स में पाया जाता है, स्प्लीन में पाया जाता है, टॉन्सिल्स में पाया जाता है, अपेंडिक्स में पाया जाता है और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारों में ये पाया जाता है। इसका आसान डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। यह टिश्यू शरीर की रक्षा करता है और बीमारियों से बचाता है। जब तक आप लोग खुद से नोट्स नहीं बनाइएगा तो आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगा और इससे आसान आपको हम अब नहीं समझा सकते हैं क्योंकि इससे आसान होता भी नहीं है। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखिए
यहाँ पे 6 नंबर में हमारा ब्लड हो जाएगा। तो ब्लड एक तरल अवस्था में पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। यह शरीर के अंदर लगातार बहते रहता है और कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसका कार्य देखिए, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है वो लंग्स से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है और यह शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाता है और जहां से यह बाहर निकल जाती है और शरीर के कुल वजन का लगभग 7% भाग बनाता है। और जो है ब्लड है शरीर में एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है और निम्न चीज़ों को ले जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया, साल्ट हो गया और वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे हो गया। अब देखिए, रक्त में पाए जाने वाली WBCS यानी वाइट ब्लड सेल्स शरीर को इन्फेक्शन से बचाती है और इम्यूनिटी प्रदान करती है। जो ब्लड है वह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया द्वारा चोट या घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। अब 7वां नंबर पे है बोन्स। बोन्स एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ये शरीर के स्केलेटन का निर्माण करता है और शरीर को एक निश्चित आकार यानी स्ट्रक्चर या शेप कह लीजिए वो प्रदान करता है। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है। देखिए अब इसका कॉम्पोजिशन देखिए, ये हड्डियों में मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं यानी मिनरल्स और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट भी। इसी कारण हड्डियाँ कठोर होती हैं। तो हड्डियों में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब 8वां नंबर पे है हमारा कार्टिलेज टिश्यू। एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो हड्डी की तुलना में अधिक लचीला लेकिन कठोर होता है। ठीक है, यह शरीर को सहारा देने और लचीलापन देने का काम करता है। कौन सा? कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू का यहाँ पे आप टाइप्स देखेंगे तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। इसको या नोट करते चलिएगा, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, तो हाइलिन कार्टिलेज जो है ये बहुत लचीली होती है और इसकी मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है। कौन नामक? कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन। यह पारदर्शी और नीले रंग की होती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हड्डियों के जोड़ पर पाया जाता है, रिब्स और स्टर्नम के बीच। ठीक है, और जो नाक होता है, नाक का अग्रभाग यानी जो नोज टिप होता है, यहाँ पे आप छू के भी फील कर सकते हैं। और देखिए ये लेरिंग्स में भी पाया जाता है और ट्रेकिया में भी। अब देखते हैं फिब्रो कार्टिलेज। तो इसमें वाइट कोलेजन फाइबर्स अधिक होते हैं और ये बहुत मजबूत होती है लेकिन थोड़ी लचीली होती है। ये पाई जाती है वर्टिब्राई के बीच के गद्दियों में और प्यूबिक सिम्फाइसिस में। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, इसका डेफिनेशन मेरे चैनल पे है, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होता है। इसका आसान डेफिनेशन देखिए, यह झटकों है को ये झटकों को सहने वाली मजबूत कार्टिलेज है। यानी कहीं से चोट लग जाता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है, सहारा देती है, उस झटका को सह लेती है। अब थर्ड है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें येलो इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा लचीली होती है और ये पाई जाती है एपिग्लोटिस में, पिन्ना ऑफ ईयर में और ब्लड वेसल्स के ट्यूनिका मीडिया में। ये बहुत आसान याद करने वाला जो आपका लाइन है यहाँ पे देखिए, हाइलिन जो है वो स्मूथ और जॉइंट्स में होता है। फाइब्रो जो है स्ट्रॉन्ग और शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक को बर्दाश्त कर लेता है। और इलास्टिक जो है वेरी फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रेचेबल होता है। नाम से ही यहाँ पे इसको पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे हम टिश्यू ख़त्म हुआ, अब यहाँ पे हम देखेंगे मसल टिश्यू को। तो मसल टिश्यू क्या होता है? ये शरीर में पाई जाने वाली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से बना होता है। इन सेल्स की मदद से शरीर में मूवमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। मुख्यतः इसका 3 प्रकार होता है, 3 टाइप्स होता है। पहला है वॉलंटरी मसल, दूसरा है इनवॉल्यूंटरी मसल और थर्ड है कार्डियक मसल। ये मसल वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर ही लीजिएगा। तो पहला हम देखेंगे वॉल्यूंटरी मसल। इसे
रेखित और स्केलेटल मसल भी कहते हैं, यानी स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल भी कहते हैं। इसे ऐच्छिक पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, यह बहुत सारी फाइबर सेल से बनी होती है और कोशिकाएं जो है इसका सिलिंड्रल होती है, सिलिंड्रिकल होती हैं। ये बहुत लंबी हो सकती हैं, लगभग 35 सेंटीमीटर तक, और इनमें एक से अधिक न्यूक्लियाई हो सकते हैं। न्यूक्लियाई सेल की सतह सार्कोलेमा के नीचे स्थित होता है। सभी तंतु एक दूसरे के समांतर होते हैं। देखिए ये उतना ज़रूरी नहीं है, आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका विशेष पहचान क्या है। तो माइक्रोस्कोप से इसे देखने पर इसमें आड़ी तिरछी धारियाँ दिखाई देती है, इसलिए इसे स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। इसका आसान डेफिनेशन आप लोग ये लिख लीजिए, यह वह पेशी है जो हमारे कंट्रोल में होती है और शरीर को हिलाने डुलाने का काम करती है। अब देखिए इसका कार्य क्या है। शरीर की इच्छानुसार गति करना, चलना, दौड़ना, हाथ पैर हिलाना इत्यादि। अब आते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल। वो वॉल्यूंटरी मसल था, ये इनवॉल्यूंटरी मसल है। तो ठीक इसका उल्टा होगा। ये जो पेशियाँ होती हैं जिन पर हमारा इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है, वॉल्यूंटरी पर इच्छा का नियंत्रण था और इस पर नहीं है, इसलिए इसे इनवॉल्यूंटरी मसल कहते हैं। इन्हें स्मूथ मसल या अनस्ट्रिएटेड और विसरल मसल भी कहते हैं। आप सिर्फ यही याद करके चलिए, बस इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि आपका नोटबुक में रहेगा, कभी आप इसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये जो सेल होती है ये स्पिंडल शेप की होती है। इनमें केवल एक न्यूक्लियस होता है और केंद्रक जो है इसमें सेल के बीच में स्थित होता है। इसमें धारियाँ जो है नहीं होती हैं, इसलिए ये चिकनी दिखाई देती हैं। अब ये कहाँ पाई जाती हैं भाई? तो ये इनवॉल्यूंटरी मसल जो है वो शरीर के अंदर के अंगों में पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, एलिमेंट्री कैनाल और यूट्रस में। इसका कार्य देखिए, शरीर के अंदर की धीमी गति को नियंत्रित करना, भोजन, ब्लड और अन्य फ्लूइड की गति में मदद करना। इसका आसान डेफिनेशन यहाँ पे है, आप लोग लिख लीजिए। यह ऐसी पेशी है जो अपने आप काम करती है और शरीर के अंदर की गतिविधियों को चलाती रहती है, इसीलिए इसे इनवॉल्यूंटरी कहते हैं, यानी यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं। अब आते हैं कार्डियक मसल पे। ये केवल हार्ट की सतह पर पाया जाता है और यह शरीर के किसी और भाग में नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है कार्डियक मसल। देखिए यह मसल जो है ये भी इनवॉल्यूंटरी होती है, यानी यह हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। तो वॉल्यूंटरी मसल हो गया, वो हमारे नियंत्रण में होता है, और इनवॉल्यूंटरी और कार्डियक मसल, ये दो जो मसल है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें रेखाएं दिखाई देती हैं जो इनवॉल्यूंटरी मसल में होती हैं, वैसे ही इसमें भी दिखाई देती हैं। इसकी सेल जो है वो सिंगल न्यूक्लियस वाली होती है। सेल्स जो है वो ब्रांचेज में बटी होती हैं और आपस में जुड़ी रहती हैं। ये मिलकर एक नेटवर्क जैसा बनाती है, यानी जाल जैसा। इसका विशेषता देखिए, यह जीवन भर लगातार काम करते रहती है, यानी जब तक आदमी जिंदा है तब तक ये काम करते रहता है। और इसकी संकुचन जो है यानी कांटेक्ट होने की जो क्षमता है वो बहुत मजबूत और नियमित होता है, नियम के अनुसार होता है। देखिए इसका कार्य है पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना। ठीक है, अब आते हैं नर्वस टिश्यू पर। तो नर्वस टिश्यू का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि शरीर का वह ऊतक जो मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। यह जो टिश्यू है वह नर्व सेल से मिलकर बना होता है और इन सेल्स को न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन किसको कहा जाता है? तो नर्व सेल से मिलकर जो बना होता है और इन्हीं सेल्स को न्यूरॉन कहा जाता है। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे न्यूरॉन के हम लोग टाइप्स देखेंगे।
प्रत्येक न्यूरॉन निम्न भागों से मिलकर बना होता है। पहला है सेल बॉडी, दूसरा है एक्सॉन और डेंड्राइट्स। तो पहला है सेल बॉडी। सेल बॉडी न्यूरॉन का मुख्य हिस्सा होता है। इसमें बड़ा न्यूक्लियस होता है, यानी जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है। यह नर्वस सिस्टम का ग्रे मैटर बनाता है जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है। दूसरा है एक्सॉन। एक्सॉन जो है तंत्रिका तंत्र के वाइट मैटर का निर्माण करता है, ठीक है। और ये सेल बॉडी से निकलने वाला लंबा भाग होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक्सॉन दिख रहा है, ये लंबा भाग होता है। तो एक्सॉन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हाँ, इसका डेफिनेशन समझिए, आसान वाला। एक्सॉन जो है वो संदेश को यानी मैसेज को एक ही दिशा में आगे ले जाने वाला लंबा भाग है यानी पार्ट है। अब देखते हैं डेंड्राइटिस को। तो डेंड्राइट्स जो है वो सेल बॉडी के पास पाई जाने वाला एक छोटी छोटी शाखाएं होती हैं यानी भाग होती हैं। ये संख्या में अधिक होते हैं और आकार में छोटी होती है। इनका मुख्य काम जो है वो नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करके सेल बॉडी तक पहुंचाना होता है, ठीक है। डेंड्राइट्स का डेफिनेशन यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। डेंड्राइट्स बाहर से मैसेज लेकर सेल बॉडी तक पहुंचाता है। तो ये रहा हमारा टिश्यू चैप्टर, और टिश्यू चैप्टर यहाँ पे अब ख़त्म होता है। और इसका जो भी PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे डाल दूँगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग नोट्स बनाइएगा तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाइएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। और इसमें बहुत ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं PDF में लिख दूँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद करना है। ऐसे समझना तो सबको है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करके चलना है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो मैं PDF में इम्पोर्टेंट करके वहाँ पर लिख दूँगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा याद करना है और कौन सा सिर्फ पढ़ लेना है। तो आप लोग PDF ज़रूर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।